हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 पॉपुलेशन कंपोजिशन जनसंख्या संगठन। Population composition. People of any country are diverse in many respects. Each person is unique in her or his own way. किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। People can be distinguished by their age, sex and their place of residence. लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। Some of the other distinguished attributes of the population are occupation, education, and life expectancy. Sex composition, Ling Sanghatan. The number of women and men in a country is an important demographic characteristic. स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है. The ratio between the number of women and men in the population is called the sex ratio. जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है. कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है. इन सम कंट्रीज इट इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फार्मूला: मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000. पुरुष जनसंख्या को स्त्री जनसंख्या से भाग देकर 1000 से गुणा किया जाता है अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, और द नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स. But in India, the sex ratio is worked out using the formula female population divided by male population multiplied by 1000, or the number of females per 1000 males. The highest sex ratio in the world has been recorded in Latvia, where there are 85 males per 100 females. विश्व में उच्चतम लिंग अनुपात लाटविया में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष हैं. इन कंट्रास्ट इन कतर देयर आर 311 मेल्स पर 100 फीमेल्स. इसके विपरीत निम्नतम लिंग अनुपात कतर में दर्ज किया गया है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष हैं. The world pattern of sex ratio doesn't exhibit variations in the developed regions of the world. लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई भी अलग अंतर दिखाई नहीं पड़ता है. The sex ratio is favorable for females in 139 countries of the world and unfavorable for them in the remaining 72 countries listed by the United Nations. संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है, जबकि शेष 72 देशों में ये उनके लिए प्रतिकूल है. इन जनरल एशिया हैज़ अ लो सेक्स रेशियो. सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है. Countries like China, India, Saudi Arabia, Pakistan, Afghanistan have a lower sex ratio. On the extreme is greater part of Europe, including Russia, where males are in minority. यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी, वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति और भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है. नेचुरल एडवांटेज वर्सेस सोशल एडवांटेज. प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि. Females have a biological advantage over males as they tend to be more resilient than males. Yet this advantage is cancelled out by the social disadvantages and discriminations that they face. स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थितिस्थापक होती हैं. फिर भी ये लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती हैं समाप्त हो जाता है. एज स्ट्रक्चर. आयु संरचना. एज स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स. आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है. This is an important indicator of population composition, since a large size of population in the age group of 15 to 59 indicates a large working population. जनसंख्या संगठन का ये एक महत्वपूर्ण सूचक है क्योंकि 15 से 59 आयु वर्ग के बीच
जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। A greater proportion of population above 60 years represents an aging population on which require more expenditure on health care facilities. 60 वर्ष से अधिक आयु वाली जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात उस वृद्ध जनसंख्या को प्रदर्शित करता है जिसे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता है। Similarly, high proportion of young population would mean that the region has a high birth rate and the population is youthful. इसी प्रकार युवा जनसंख्या के उच्च अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है व जनसंख्या युवा है। एज सेक्स पिरामिड, आयु लिंग पिरामिड। The age structure of a population refers to the number of females and males in different age groups. जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। A population pyramid is used to show the age structure of the population. जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। The shape of the population pyramid reflects the characteristics of the population. जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। The left side shows the percentage of males, while the right side shows the percentage of women in each group. प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों का प्रतिशत और दायां भाग स्त्रियों का प्रतिशत दर्शाता है। Now, we are talking about 3 types of population pyramid. First is expanding population, विस्तारित होती जनसंख्या. The A6 pyramid of Nigeria, as you can see, is a triangular shaped pyramid with a wide base and is typical of less developed countries. These have larger population in lower age group due to high birth rates. If you construct the pyramids for Bangladesh and Mexico, it would like the same. Here you can see the broad base of this pyramid and the narrow top. जो टॉप है वो एकदम से नैरो है and it is actual a pyramid. तो इस तरीके का जो पिरामिड होता है वो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप है। इस पिरामिड में क्या है, उच्च जन्म दर है, हाई बर्थ रेट है, जिसके कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। बांग्लादेश और मैक्सिको के अगर हम पॉपुलेशन पिरामिड बनाते हैं तो वो भी कुछ इसी तरीके का होगा। कांस्टेंट पॉपुलेशन, स्थिर जनसंख्या। Australia's H6 pyramid is bell-shaped and tapered towards the top. ऑस्ट्रेलिया का आयुलिंग पिरामिड घंटी के आकार का है जो शीर्ष की ओर शुंडाकार होता जाता है। And it shows birth and death rates are almost equal, leading to a near constant population. Declining population, ह्रासमान जनसंख्या। The Japan pyramid has a narrow base and a tapered top showing low birth and death rates. This is narrow base and tapered top showing low birth and low death rates. So the population growth in developed countries is usually 0 or negative. Aging population, वृद्ध होती जनसंख्या। Population aging is the process by which the share of the older population becomes proportionally larger. जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा होता जाता है एंड दिस इज अ न्यू फिनोमिनन ऑफ द 20th century. In the most of the developed countries of the world, population in higher age groups has increased due to increased life expectancy. विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में जनसंख्या बढ़ी है।
इसका कारण है जीवन प्रत्याशा का बढ़ना। जन्म दरों में ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है और इसी प्रक्रिया को कहा जाता है वृद्ध होती जनसंख्या या एजिंग पॉपुलेशन। रूरल अर्बन कंपोजिशन, ग्रामीण नगरीय संगठन। The division of population into rural and urban is based on the residence. जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। This division is necessary because rural and urban lifestyle differ from each other in terms of their livelihood and social conditions. ये विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से अलग होते हैं। The A6 occupational structure, density of population and level of development vary between rural and urban areas. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व और विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। The criteria for differentiating rural and urban population varies from country to country. ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के मापदंड एक देश से दूसरे देश से हमेशा ही अलग होते हैं। In general terms, rural areas are those where people are engaged in primary activities, and urban areas are those where majority of the working population is engaged in non-primary activities. The rural and urban differences in sex ratio in Canada and West European countries like Finland are just the opposite of those in African and Asian countries like Zimbabwe and Nepal respectively. कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों जैसे जिम्बाब्वे और नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के एकदम विपरीत हैं। In Western countries, males outnumber females in rural areas and females outnumber the males in urban areas. अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। In countries like Nepal, Pakistan and India, the case is reverse. नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इससे विपरीत है। नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। It is also worth noting that in countries like India, female participation in farming activity in rural area is fairly high. Shortage of housing, high cost of living, paucity of job opportunities, and lack of security in cities discourage women to migrate from rural to urban areas. Literacy, साक्षरता. Proportion of literate population of a country is an indicator of its socio-economic development as it reveals the standard of living, social status of females, availability of educational facilities and policies of government. किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता और सरकार की नीतियों का पता चलता है। Level of economic development is both a cause and consequence of literacy. आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों ही हैं। In India, literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who is able to read, write, and the ability to do arithmetic calculation with understanding. भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ सकता है, लिख सकता है और जिसमें समझ के साथ अंक गणितीय परिकलन करने की योग्यता है। ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना. The working population, जैसे we can say that women and men of the age group of 15 to 59 take part in various occupations.
ranging from agriculture, forestry, fishing, manufacturing, construction, commercial transport, services, communication, and other unclassified services. Agriculture, forestry, fishing, and mining are classified as primary activities, manufacturing as secondary, trade, transport, and communication and other services as the tertiary, and the jobs related to research, information technology, and developing as a quaternary activities. So, the proportion of working population engaged in these four sectors is a good indicators of the levels of economic development of a nation. This is because only a developed economy with industries and infrastructure can accommodate more workers in the secondary, tertiary, and quaternary sector. If the economy is still in the primitive stages, then the proportion of people engaged in the primary activities would be high as it involves extraction of natural resources. यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है, तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन होता है. So that's all your chapter. आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच.